प्रणाम सर। धागा विभाग नमस्कार। की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में जनवरी के अंक में नया ज्ञानोदय के अंक में आपकी एक कविता प्रकाशित हुई है, अथ कोरोना कथा। कोई सीधी रेखा नहीं है जीवन, जिस पर आज जिसका पाठ आपको इस मंच पर करना है। यहाँ उपस्थित प्रतिभागियों के लिए, उपस्थित काव्य रसिकों के लिए सबसे पहले मैं आपका एक परिचय दे देता हूँ। 90 दशक के महत्वपूर्ण कवियों में जितेंद्र श्रीवास्तव का नाम बेहद आदर के साथ लिया जाता है। जितेंद्र जी ने प्रभुत मात्रा में रचनाएं की हैं। इन दिनों हालचाल, अनुभय कथा, असुंदर सुंदर और इन तीनों संग्रह को का सम्मिलित संग्रह उजास, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण एवं सूरज पर अंगूठा आपके काव्य संग्रह हैं। कवि ने कहा और रक्त सा खिला लाल पुष्प एक आपके कविताओं का प्रतिनिधि चयन है। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीव द्रव्य एवं कविता का घनत्व, ये आपका शीघ्र प्रकाशित आलोचना की किताब है और उपयुक्त किताब आपके द्वारा लिखी गई आलोचना की किताब है। इसके अतिरिक्त कई सारे संपादित पुस्तकें और संचयन आपने ज्ञानोदय के लिए और अन्य आलोचना की किताबें संपादित की हैं। उम्मीद के आप संपादक रहे हैं। उम्मीद हमारे समय की एक बहुत चर्चित पत्रिका रही है। अभी आप इग्नू में फिलवल पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंध विद्यापीठ के निदेशक हैं, हिंदी के प्रोफेसर और इग्नू में पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं। आपको भारत भूषण अग्रवाल सम्मान कविता के लिए, आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान, कृति सम्मान, रामचंद्र शुक्ल सम्मान, विजय देव नारायण शाही सम्मान, भारतीय भाषा परिषद का युवा सम्मान, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान एवं परंपरा ऋतुराज सम्मान जैसे हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपने अपने जीवन में गांव, पहाड़ और अब महानगर, इन तीनों क्षेत्रों को बहुत अच्छे से जिया है, देखा है और इन तीनों क्षेत्रों की जो विविध अर्थ छवियां हैं आपकी कविताओं में विन्यस्त होती हैं। 90 के दशक में जब आप देखेंगे कि यह समय बहुत उथल पुथल का और बहुत सारे बदलावों का समय है, ऐसे में आप काव्य रचना में प्रस्तुत होते हैं और सभी तरह की सत्ता प्रतिष्ठानों का प्रत्याख्यान रचती हुई आपकी कविताएं मौजूद हैं। देखेंगे कि 90 के दशक में समकालीन हिंदी कविता में लोक की पुनर्वापसी जैसी बातचीत की जाती है। उससे अलग लोक के विभिन्न पहलुओं को, न सिर्फ अहो रूपम अहो भाग्यम वाले रूप को, बल्कि लोक के समस्त विद्रुपताओं के साथ उसके सौंदर्य को भी आप दर्ज करते हैं। जरूर जाऊंगा कलकत्ता और सुनचिरई जैसी महत्वपूर्ण कविताएं तो आपके पास हैं ही। आप देखेंगे कि 90 के दशक में बाजार जब हर जगह हावी होता है, ऐसे में सपने क्षरित होते हैं। आप उन सपनों को भी बचाने की बात करते हैं। हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने अभी हाल ही में एक लंबी कविता लिखी है, अथ कोरोना कथा, और उसी प्रसंग में यह काव्य पाठ आज का आपका होना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस कविता का पाठ करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार मंगलम और सौरभ, सांडिल, वैभव और जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, धागा विचार मंच के साथी और देश भर से, दुनिया भर से जो लोग भी इस कार्यक्रम को जहां से भी देख पा रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। यह एक लंबी कविता है और विषाद के दिनों में लिखी गई कविता है, दुख के दिनों में लिखी गई कविता है। एक तरह से इस कविता के साथ अगर कह सकते हैं कि कोई रचना प्रक्रिया इसकी बनती है तो यही रचना प्रक्रिया है कि हमने उसको जो कोरोना का दुख है उसको खुद सहा है और उन दिनों में जो जिस जैसा भी महसूस हुआ,
व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी उसको कविता में दर्ज करने की मैंने कोशिश की है। पिछले दिनों, जैसा कि अभी कुमार मंगलम ने बताया, यह भारतीय ज्ञानपीठ की पत्रिका में प्रकाशित हुई कविता। 25 खंडों की यह कविता है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि धागा विचार मंच के इस पेज पर सौरभ ने कहा कि मैं इसका पाठ करूं और आपके बीच ये कविता लेकर मैं आया हूं। तो आप सब सुनिए इस कविता को और अपनी राय भी दीजिएगा मुझे। अथ कोरोना कथा, कोई सीधी रेखा नहीं है जीवन। पहला खंड है कविता का। यह कैसा भीषण एकांत है जब दीवारें भी बच रही हैं स्पर्श से। यह कैसा भीषण एकांत है जब दीवारें भी बच रही हैं स्पर्श से। वे लोग जो लुटाते हैं मुझ पर जान सहमे हुए हैं। बेटियां झूल जाना चाहती हैं गले में, पर लाचार निहार रही हैं दूर से। सजल हैं उनके नेत्र, सजल हैं उनके नेत्र। ओ मेरी जीवन रेखा, मेरी सांसों की डोरी, ओ मेरी प्राण श्यामा। मैं जानता हूँ तुम विकल हो बहुत, विवश भी। मैं जानता हूँ तुम विकल हो बहुत, विवश भी। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पुतलियों के पार बह रहे आंसू। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पुतलियों के पार बह रहे आंसू। इसका दूसरा खंड है। जिस सीने के रेशे रेशे में रहती हो तुम, उसी में छिप कर बैठा है शातिर कोरोना। किसी किसी क्षण टूटता है जिंदगी में भरोसा, लड़खड़ाने लगता है मन कि तुम आ जाती हो सामने इन सबको परे धकेलते। ओ मृगनयनी श्यामा, तुम्हारे सजल विश्वास भरे ये दो नयन फिर से बांध लेते हैं मन। आशा सी बंध जाती है जीवन के पटरी पर लौटने की। आशा सी बंध जाती है जीवन के पटरी पर लौटने की। कल पूरी रात तड़पता रहा, न नींद थी न पूरी सांस। कुछ अधूरे सपने उदास बैठे रहे सिरहाने। कल पूरी रात तड़पता रहा, न नींद थी न पूरी सांस। कुछ अधूरे सपने उदास बैठे रहे सिरहाने। कई बार लगा जैसे आ ही गई अब विदा की। कई बार लगा जैसे आ ही गई अब विदा की बेला। उस क्षण आंखों में चुपचाप बैठी थी बेटियां, वैसे भी वे रहती हैं वहीं। उस क्षण चुपचाप, उस क्षण आंखों में चुपचाप बैठी थी बेटियां, वैसे वे रहती हैं वहीं। लगा जैसे कितना कम चल पाया मैं उनके साथ, ठीक से खेल भी नहीं पाया, देख नहीं पाया उन्हें उड़ान भरते। देख नहीं पाया उड़े उन्हें उड़ान भरते हुए। सजल नैनों से बार बार निहारा तुम्हारी ओर। मन ही मन जोड़ लिए हाथ, इस अधूरे साथ के लिए क्षमा करना प्रिय। इस अधूरे साथ के लिए क्षमा करना प्रिय। मैं अकेला ही तो हूं इस कमरे में। मैं अकेला ही तो हूं इस कमरे में, निपट अकेला ताकता छत अपलक। ताकता छत अपलक, फिर यह कौन है जो छिप रहा है उधर कोने में। मैं अकेला ही तो हूं इस कमरे में, निपट अकेला ताकता छत अपलक। फिर यह कौन है जो छिप रहा है उधर कोने में। दरवाजे के पास देखता हूं गौर से और रह जाता हूं अवसन। देखता हूं गौर से और रह जाता हूं अवसन। यह कोई और नहीं परछाई है मेरी। यह कोई और नहीं परछाई भी है, परछाई ही है मेरी। रात के इस अंधेरे में ऊब डूब रहा है मन। रात के इस अंधेरे में ऊब डूब रहा है मन। बहुत उदास सी लग रही है कमरे में पसरी नाइट बल्ब की गुलाबी रोशनी। सिरहाने की खिड़की से हटाता हूं पर्दा। बहुत उदास सी लग रही है कमरे में पसरी नाइट बल्ब की गुलाबी रोशनी। सिरहाने की खिड़की से हटाता हूं पर्दा। तन्हा सा खड़ा है लैंप पोस्ट नीम गाछ के नीचे। तन्हा सा खड़ा है लैंप पोस्ट नीम गाछ के नीचे। कोशिश करता हूं देखने की, पर दिखता नहीं है चंद्रमा। कहीं कहीं विरल से दिखते हैं तारे भर, साथी से छूट जाने की पीड़ा लिए हुए।
याद करता हूँ इतनी उदास रातें कभी नहीं आई थी। याद करता हूँ इतनी उदास रातें कभी नहीं आई थी जिंदगी में। कभी मेरी सांसों को भी नहीं करना पड़ा था इस तरह संघर्ष। एक पल कमरे में दौड़ाता हूँ नजर, किसी अगले पल ताकता हूँ खिड़की से बाहर। एक पल कमरे में दौड़ाता हूँ नजर, किसी अगले क्षण ताकता हूँ खिड़की से बाहर। पता नहीं मेरी रात की सुबह होगी भी या नहीं। पता नहीं मेरी रात की सुबह होगी भी या नहीं। जब भी हाथ बढ़ाता हूँ ऑक्सीमीटर की ओर, अजीब सी सिरहन पैदा होती है तलुओं से लेकर माथे तक। पसीना चुहचुहा जाता है कनपटी के नीचे। डॉक्टर की सख्त हिदायत है कि दिन भर में कम से कम दो बार चेक करना है ऑक्सीजन, जिसे होना ही चाहिए 95 से ऊपर। जिसे होना ही चाहिए 95 से ऊपर। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बज उठेगी खतरे की घंटी, तो होना ही पड़ेगा अस्पताल में भर्ती। जैसे ही जिक्र आता है अस्पताल का, उतर जाता है बेटियों का चेहरा, आंखें डबडबा जाती हैं पत्नी की, और भीतर ही भीतर मैं भी गल जाता हूँ थोड़ा सा। पता नहीं फिर लौटना होगा कि नहीं। पता नहीं फिर लौटना होगा कि नहीं। रात बीत चुकी है लगभग। रात बीत चुकी है लगभग, सुनाई दे रही है ब्रह्म मुहूर्त की पदचाप। झर रही है शीतलता तारों की देह से, झर 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 बुझ रहा है भीतर पसरा जहर। झर रही है शीतलता तारों की देह से, झर 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 बुझ रहा है भीतर पसरा जहर। यह मलय समीर है शायद, जो हल्के से छू कर गई है अभी, बिल्कुल अभी मेरी त्वचा को। यह मलय समीर है शायद, जो हल्के से छू कर गई है अभी, बिल्कुल अभी मेरी त्वचा को। एक ताजगी सी उभर आई है मन मस्तिष्क में। एक ताजगी सी उभर आई है मन मस्तिष्क में। कोई उजली हंसी खनखना गई है कानों में, संगीत घोलती हुई। कोई उजली हंसी खनखना गई है कानों में, संगीत घोलती हुई। लगता है अब खिलने को है सुबह का फूल, प्रातः कमल। बस अब खिला कि तब खिला, बस अब खिला कि तब खिला। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ पौ फटना। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ पौ फटना। बहुत दिनों बाद महसूस रहा हूँ मन की धुंध का छंटना। सखी छोटी नहीं, बहुत बड़ी है यह घटना। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ पौ फटना। बहुत दिनों बाद महसूस रहा हूँ मन की धुंध का छंटना। सखी छोटी नहीं, बहुत बड़ी है यह घटना। अधरों को भा रहा है पानी। अधरों को भा रहा है पानी, जिह्वा को नमक, नाकों को गमक। लौट रही है धीरे धीरे बूंद बूंद रक्त की तरह, तन में जीवन की धमक। तन में जीवन की धमक। एक रात और बीती, कुछ सांसें फिर जीती। एक रात और बीती, कुछ सांसें फिर जीती। टूटती है एक सांस जिस क्षण, लपक कर थाम लेती है दूसरी उसे उसी बिंदु पर। टूटती है एक सांस जिस क्षण, लपक कर थाम लेती है दूसरी उसे उसी बिंदु पर। जैसे लौ से जुड़ जाती है न दिखती दूसरी लौ। जैसे लौ से जुड़ जाती है न दिखती दूसरी लौ। उतरते अक्टूबर की सांझ, तुम दरवाजे के पास से निहारती हो मुझे अपलक। जैसे पहले कभी न देखा हो इस तरह। जैसे पहले कभी न देखा हो इस तरह। बिजली सी उभरती है फेफड़ों में कहीं, फिर जाती है खांसी। बिजली सी उभरती है फेफड़ों में कहीं, फिर जाती है खांसी। बहुत दिन बीते, होठों ने महसूस नहीं किया तुम्हारे अधरों का भाप। लगता है जरूर किया होगा मैंने कोई पाप। मैं इस क्षण डूबना चाहता हूं तुम्हारे नैनों की नदी में, पर डूब नहीं सकता। अनुमति नहीं पास आने की। अनुमति नहीं पास आने की।
पर मैं महसूस कर रहा हूं डूबना अपने आधे अधूरेपन के साथ। पर मैं महसूस कर रहा हूं डूबना अपने आधे अधूरेपन के साथ। रात के 2 बज चुके हैं। इस समय नींद का आवेग सबसे अधिक होता है। रात के 2 बज चुके हैं। इस समय नींद का आवेग सबसे अधिक होता है। किंचित मधुर भी नींद में गूंजता है कोई आदिम राग। नींद में गूंजता है कोई आदिम संगीत। होठों पर आ जाती है हंसी भी अनायास। पर जगा हूं मैं जबकि चाहता नहीं इस तरह। जगा हूं मैं जबकि चाहता नहीं इस तरह जागना। कितनी तो बीत गई उम्र न जाने क्या क्या करते हुए। भटका भी बहुत राहों में, बेतरतीब आवारा, कभी कभी भूखा भी। पर इस तरह एकटक ताकता कभी न मिला था चंद्र। पर इस तरह एकटक ताकता कभी न मिला था चंद्रमा। आज जैसे ताक रहा है खिड़की से किसी सनातन प्रेमी की तरह। वह न जाने क्या देख रहा है मुझे। वह न जाने क्या देख रहा है मुझ में। अब तक तो मैं ही निहारता था उसे चकोर की तरह। वैसे वह अब भी है पहले जितना ही सुंदर, उतना ही शीतल। इस समय टूट रहा है कुछ, जुड़ रहा है कुछ। इस समय टूट रहा है कुछ, जुड़ रहा है कुछ। मेरी आंखों में उतर रहा है उसका जल। मेरी आंखों में उतर रहा है उसका जल। पहली बार, जब पहली बार देखा था तुम्हें, बस आंखें देखी थी तुम। जब पहली बार देखा था तुम्हें, बस आंखें देखी थी तुम्हारी। सपनों से भरी चपल बोलती हुई। कितनी दुबली तो थी तुम। कितनी दुबली तो थी तुम, बिल्कुल आज की ही तरह, हवा के झोंके की तरह। पर मुझे बस सुनाई दी थी थमकती हंसी। कितनी दुबली तो थी तुम, बिल्कुल आज की ही तरह, हवा के झोंके की तरह। पर मुझे बस सुनाई दी थी खनकती हंसी। तुम बदली ही नहीं कभी, मुझ में समाई तो प्राण बन गई मेरी। मुझ में समाई तो प्राण बन गई मेरी। मुझे वो हरा परिधान याद है अब तक, उसका टटका सा रंग। कभी छटका ही नहीं मेरे मन ओसारे। कभी छटका ही नहीं मेरे मन ओसारे से। लगभग 100 वर्ष पुराने सेंट एंड्रूज कॉलेज के उस भव्य विशाल चर्च की छाया में तुमसे अधिक पवित्र कुछ भी न था उस पल। तुमसे अधिक पवित्र कुछ भी न था उस पल। अब भी नहीं होगा, मुझे यकीन है। यह सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय थोड़ा मुश्किल है इन दिनों। यह सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय थोड़ा मुश्किल है इन दिनों। तेज खांसी उभरती है, टूटती है सांस। पर मैंने एक नई तरकीब निकाल ली है। मैं सोचने लगता हूँ अपने प्रेम के आरंभिक दिनों के बारे में, और होंठ मुस्कुराने लगते हैं मेरे। सांसों में समा जाती है वीणा की ध्वनि। कोई पवित्र संगीत निर्झर की तरह झरने लगता है किसी अदेखे हिमखंड से। कोई पवित्र संगीत निर्झर की तरह झरने लगता है किसी अदेखे हिमखंड से। इससे अधिक पावन कोई बरखा न मैंने देखी है आज तक, न की है महसूस। उन्हीं पलों में तुम लहराती हुई आती हो और घुल जाती हो मेरी पुतलियों में। मैं भीगता चला जाता हूँ जीवन की धूप में। मैं भीगता चला जाता हूँ जीवन की धूप में। सुबह हो गई। सुबह हो गई, कोई चिड़िया बोली है हर सिंगार की डाल से। रोशनी का एक सूत हंसते लजाते चला आया है कमरे में। सुबह हो गई, कोई चिड़िया बोली है हर सिंगार की डाल से। रोशनी का एक सूत हंसते लजाते चला आया है कमरे में। छू कर देखता हूं उसे, वह किसी बिल्कुल नए सपने की तरह नम है। भोर की मिट्टी ज्यों, वह बिल्कुल किसी नए सपने की तरह नम है। भोर की मिट्टी ज्यों। हर दुख बीतता है जैसे बीत जाती है कोई कठिन ऋतु। हर दुख बीतता है जैसे बीत जाती है कोई कठिन ऋतु। जैसे एक दिन उतर जाता है ज्वर, फिर सामान्य करते हुए देह को।
धीरे धीरे चली जाती है देह में भर आई खरखराहट, कहीं उभरती है किसी अदेखे छोर से एक मुस्कुराहट। मध्यम पड़ जाता है दर्द का नगाड़ा, मध्यम पड़ जाता है दर्द का नगाड़ा, गुनगुना उठता है मन का हारमोनियम। उस अलस भोर में अब तक न गाया गया कोई राग। मध्यम पड़ जाता है दर्द का नगाड़ा, गुनगुना उठता है मन का हारमोनियम। उस अलस भोर में अब तक न गाया गया कोई राग। खिड़की से धीरे धीरे आती है दबे पांव, किसी नवजात के तलुओं सी मुलायम पवित्र और उम्मीदों से भरी फूलों की खुशबू। खिड़की से धीरे धीरे आती है दबे पांव, किसी नवजात के तलुओं सी मुलायम पवित्र और उम्मीदों से भरी फूलों की खुशबू। मैं देख पाता हूं इस जीवन में पहली बार काया कमनीय हवा। मैं देख पाता हूं इस जीवन में पहली बार काया कमनीय हवा की, जैसे प्रिया हो खड़ी मेरे कांधे पर रखे हुए हाथ, जैसे अमृत सा मिला है उसका साथ। आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत, आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत। इस समय रुई के फाहों से भी हल्की है तुम्हारी सांस। आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत, इस समय रुई के फाहों से भी हल्की है तुम्हारी सांस। सोए सोए भी मुस्कुरा रही हैं तुम्हारी ये बड़री अखियां। ज्वर मेरी देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ। ज्वर मेरी देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ। इस प्रमेय को कभी हल नहीं कर पाएगा कोई भी गणितज्ञ। अभी बहुत कुछ परे है विज्ञान और गणित से। रुको ओ मन, जरा रुको। रुको ओ मन, जरा रुको। इस पल एक जरूरी प्रार्थना कर लूं मैं अविलंब। कहीं ईर्ष्या न कर बैठे मेरा भाग्य मुझी से। कहीं ईर्ष्या न कर बैठे मेरा भाग्य मुझी से। आत्मा से गहरा नहीं कोई समुद्र, पारदर्शी तो बिल्कुल नहीं। आत्मा से गहरा नहीं कोई समुद्र, पारदर्शी तो बिल्कुल नहीं। वह आत्मा ही है जो विषाक्त रसायन को बदल देती है जीव द्रव्य में। हे मन, यह भोर है कार्तिक की। हे मन, यह भोर है कार्तिक की, विदा बेला नहीं। हे मन, यह भोर है कार्तिक की, विदा बेला नहीं। महसूस करो इसे, यह औषधि है, पी लो इसे। देखो स्वप्न झर रहे हैं नींद से। देखो स्वप्न झर रहे हैं नींद से। मृत्यु की बातें सुनी थी, देखा नहीं था उसे। मृत्यु की बातें सुनी थी, देखा नहीं था उसे। पर एक रात अपने सिरहाने बैठे देखा मैंने उसे। पर एक रात अपने सिरहाने बैठे देखा मैंने उसे। वह सहला रही थी मेरी बरौनियों को। बड़ी सर्द थी उसकी उंगलियां। फिर किसी पल अचानक दहक उठी थी वे। फिर किसी पल अचानक दहक उठी थी वे। वहीं दूसरी ओर मैंने जीवन को भी देखा उदास बैठे हुए। वह सहला रहा था मेरे तलुओं को। उस क्षण उसकी छुअन में चुभन सी थी। उस क्षण उसकी छुअन में चुभन सी थी, जैसे निकल रहा हो कोई कांटा गहरे फंसा हुआ। उन दोनों के बीच देह थी मेरी निर्निमेष, ताकती बेटियां थी मेरी। और तेजो में सिंदूर था तुम्हारी मांग में, किसी नक्षत्र की तरह दिपदिपाता हुआ। यह तस्वीर है उस पल की, पुतलियों के एल्बम में सबसे ऊपर सबसे ताजी। इसमें कोई चित्रकारी नहीं है मेरी। मैं तो रंगहीन था उन क्षणों। मैं तो रंगहीन था उन क्षणों में। मैं तो रंगहीन था उन क्षणों में। मेरा सारा रंग बोध बिला गया था मिट्टी के रंग में। धीरे धीरे गुजरी वह रात, धीरे धीरे खत्म हुई जीवन से मृत्यु की बात। धीरे धीरे गुजरी वह रात, धीरे धीरे खत्म हुई जीवन से मृत्यु की बात। धीरे धीरे लौटी मेरी चेतना, धीरे धीरे सहज हो रही हैं सांसें। धीरे धीरे मन पसार रहा है पांव।
धीरे धीरे सहज हो रही हैं सांसें, धीरे धीरे मन पसार रहा है पांखें, धीरे धीरे मन ने धीर धरा है कुछ, धीरे धीरे भावों ने शब्दों से कहा है कुछ, धीरे धीरे नरम धूप लौटी है मन के सिरहाने, धीरे धीरे नरम धूप लौटी है मन के सिरहाने, धीरे धीरे सूखने लगे हैं मन की त्वचा पर उभर आए दाने, धीरे धीरे लौटी है हंसी बेटियों के अधर पर, धीरे धीरे घर गुनगुना उठा है प्रिया संग, धीरे धीरे घर गुनगुना उठा है प्रिया संग, नींद उचट गई है रोज ही उचट जाती है आधी रात के बाद, नींद उचट गई है रोज ही उचट जाती है आधी रात के बाद, दवाओं का असर अभी इस रूप में बाकी है, गला सूखता है बार बार, छाती में उभर आता है भारीपन, बदलने लगता है सांसों का सुर, मैं शयन कक्ष से निकलकर बैठ जाता हूँ अध्ययन कक्ष में, निहारता हूँ किताबों को, बुदबुदाता हूँ प्रार्थनाएं, पढ़ता हूँ शमशेर की कविताएं, रात कटती है धीरे धीरे, उसमें नहीं होती नवजात सी चपलता, रात कटती है धीरे धीरे, उसमें नहीं होती नवजात सी चपलता, घंटों बाद पुतलियों के कानों में, घंटों बाद पुतलियों के कानों में बज उठता है सुबह का संगीत, फिर जाती है थकन, धीरे धीरे जीवन में कम होने लगता है गद्य का दबाव, यह सोचना कि यह समय सिर्फ निराशा का समय है, निराशा को मान लेना है समय से भारी, यह सोचना कि यह समय सिर्फ निराशा का समय है, निराशा को मान लेना है समय से भारी, जबकि हम सब जानते हैं कि वक्त की हर शय गुलाम, मैंने भी महसूस किया इस अवधि में कुछ ऐसे लोगों का औदात्य जिनकी उम्र खप रही है दाल रोटी के जुगाड़ में, मेरे लाख मना करने के बाद भी वे बढ़कर आगे आए और थाम लिया मेरा दुख, मेरे लाख मना करने पर मेरे लाख मना करने के बाद भी वे बढ़कर आगे आए और थाम लिया मेरा दुख, यह जीवन ऋणी है अब उनका सदा सदा के लिए, लोग करते हैं फोन पूछते हैं हाल चाल करते हैं बातें मदद की, पर भीतर ही भीतर सोचते रहते हैं कि कहीं सचमुच ही न मांग ले मदद यह आदमी, फोन पर चल रहे संवाद से कई बार चकित होता है फोन भी, शायद सोचता होगा दुनिया के मेले झमेले के बारे, यहाँ जो है वह कभी नहीं दिखता और जो दिखता है वह सत्याभास भी नहीं, यहाँ जो है वह कभी नहीं दिखता और जो दिखता है वह सत्याभास भी नहीं होता, सचमुच कोरोना आईना है मध्यवर्गीय उच्च वर्गीय जीवन की विडंबनाओं का, अकेले का विलाप अंततः रह जाता है, अकेले का विलाप अंततः रह जाता है अकेले का, समूह का शोर अंततः रह जाता है शोर, जो खड़े नहीं हो सकते किसी के साथ 5 मिनट, सहानुभूति और क्रांति का मानसरोवर बने फिर रहे हैं, कोरोना व्यवसाय बन गया है कुछ लोगों के लिए, शब्दों का जादूगरी का मस्खरी का, साधो कठिन है डगर, साधो कठिन है डगर बहुतेरे हैं अगर मगर, फिर भी राह तो निकालनी होगी अकेलेपन और शोर के बीच से, कोई न कोई अच्छा पारदर्शी तरल जिसमें न हो स्वार्थ का गरल, जो हो अधिक मनुष्यता, साधो कठिन है डगर बहुतेरे हैं अगर मगर, फिर भी राह तो निकालनी होगी अकेलेपन और शोर के बीच से, कोई न कोई अधिक साफ पारदर्शी तरल जिसमें न हो स्वार्थ का गरल, जो हो अधिक मनुष्यतर, और कविता का आखिरी खंड, रातें लंबी हो सकती हैं बहुत 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 लंबी, रातें लंबी हो सकती हैं बहुत 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 लंबी, हो सकती हैं हिमालय से भारी, किसी हिमनद से अधिक ठंडी, हाड़ का संगीत बजाती हुई फेफड़ों का रोम रोम कपाती, रातें लंबी हो सकती हैं बहुत 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 लंबी, हो सकती हैं हिमालय से भारी, किसी हिमनद से अधिक ठंडी,
हाड़ का संगीत बजाती हुई, फेफड़ों का रोम रोम कपाती हुई। संभव है किसी रात में हो अदेखे ज्वालामुखी से अधिक ताप। संभव है किसी रात में हो अदेखे ज्वालामुखी से अधिक ताप, जब मुंह से निकल रहा हो लगातार भाप, जब जीवन में दिख रहा हो शाप, तब भी न घबराएं आप। हर रात की कोख में एक सुबह जरूर होती है। हर रात की कोख में एक सुबह जरूर होती है, अंततः रातें बीत जाती हैं। हर रात की कोख में एक सुबह जरूर होती है, अंततः रातें बीत जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मित्रों ने बहुत धैर्य के साथ इस लंबी कविता को आ, सुना। आ, यदि कोई प्रश्न हो, कोई सवाल किसी का हो, तो हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। लगातार इस पर जो टिप्पणियां आ रही थी, कुछ मेरी निगाह से गुजरी, कुछ कविता पढ़ते हुए मैं बहुत ध्यान से नहीं देख पाया, लेकिन मैं उन्हें पढ़ूंगा जब आ, ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो वो मामला बन जाएगा। तो कोई और अगर सवाल वैभव, सौरभ आ रहा हो तो आ, मेरे पास आ, आ जाए तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बहादुर भाई को मैं देख रहा हूँ, सुनीता जी को देख पा रहा हूँ, दो टिप्पणियां मेरे सामने से गुजरी हैं। स्मिता मिश्रा को देख रहा हूँ। कई लोग यहाँ मुझे बार बार जो नाम सामने आ रहा है स्क्रीन पर, उन्हें मैं देख पा रहा हूँ। तो आ, आप सब इस कविता से गुजरे, जुड़े। यह आ, व्यक्तिगत कह सकते हैं कष्ट के दिनों में लिखी गई, लेकिन कोई भी कविता आ, ऐसे तो नहीं होती। खुदेजा खान दिखाई दे रही हैं। अंततः यह कविता कवि जब रचता है तो वो व्यक्तिगत तो नहीं होती है। स्वांतः सुखा या स्वांतः दुख की भी वो कविता नहीं होती है। कविता होती ही तब है जब वो समाज से जुड़ जाती है। और मुझे लगता है कि यह कविता भी कहीं ना कहीं बहुतों से जुड़ती है, बहुतों के दुख सुख, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों से जुड़ती है। शेर सिंह दिखाई दे रहे हैं इसमें, कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कोई प्रश्न हो अगर तो हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। सर, आपने इस कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में आरंभ में ही बता दिया था, और जैसा कि हमें मालूम है कि यह वैश्विक बीमारी है और उससे जो जूझने के आपके अनुभव हैं, उसके बारे में भी अगर कुछ साझा करें तो अच्छा होगा सर। जी 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 जी, ये क्या हो, कुछ डिस्टर्ब हो गई क्या ये आवाज? एक मिनट। ठीक है। ये कुछ अचानक फोन से डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, चलिए, हाँ ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको उस पे ले लेता हूँ, क्या नाम है, अब ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लेकिन हाँ चलिए। अब हाँ, कुछ कह रहे थे। सर, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि आपने इस कविता के बारे में पहले ही बताया, लेकिन कोरोना के अनुभवों को सर कुछ साझा करें तो यहाँ के जो श्रोता वर्ग हैं उन्हें शायद कुछ लाभ मिले। नहीं देखिए, फिर मैं कोरोना कविता का। कोरोना का कष्ट तो है ही। अब कोरोना जी। एक रोग है। जाहिर है कि मेरा यही कहना है, तो कविता भी कहती है कि तमाम तरह के कष्ट के बीच भी उम्मीद तो नहीं ही छोड़ना चाहिए। ये है एक खराब रोग तो है ये। और खास तौर पर अगर
इसने जकड़ लिया है और फेफड़ों की तरफ चला गया हो तो फिर तो बहुत कष्ट देता है ये। सामान्यतः बहुत सारे लोगों को यह हुआ और चला भी गया कि उन्हें वायरल की तरह हुआ, तो चला गया, ये अच्छी बात है, ये बहुत सुखद है। लेकिन कोरोना को लेकर के जो चारों तरफ एक तरह की नकारात्मक बात फैला दी गई कि ये मतलब एकदम अ, ऐसे फैल जाएगा वैसे फैल जाएगा, और एक अछूतपन जैसा मामला, वो सब उचित नहीं है। न परिवार के भीतर ये करना चाहिए, न परिवार के बाहर ये करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस रोग से जूझता है उसे बहुत गहरी आत्मीयता की जरूरत होती है। जी और वो आत्मीयता परिवार, मित्र, समाज, सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे नहीं आत्मीयता दे पाएंगे तो शायद रोग से अधिक उसका नुकसान हो जाएगा। यानी कोरोना जितना नुकसान नहीं करेगा, उससे अधिक नुकसान यह अभाव कर देगा, जो आत्मीयता का अभाव है। तो वो ध्यान देने की चीज है। अगर डॉक्टर किसी सर। को भी कहीं भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे जी कोरोना है, तो ठीक है कि ये थोड़ा सा सांसों से फैलने वाला, स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो अपना बचाव करें, लेकिन उसकी उपेक्षा न करें। वो अंततः मनुष्य है, आपका सर, साथी है। डॉक्टर सुनीता है, वो लिख रही हैं, तकलीफ में रचना लिखना दर्द को जीने जैसा होता है। आपकी कविता में जो मूल स्वर है वह समूह वृंद का दर्द है। आप स्वयं जी शिकार। आप अपने अनुभव के आलोक में क्या कहना चाहेंगे? इसी पर हम लोग बातचीत अभी कर रहे जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है तो उसे गहरी आत्मीयता की जरूरत है। दवा के साथ आत्मीयता होगी तभी वो जल्दी स्वस्थ होगा। अगर थे। दवा जी मिलती रहेगी, आत्मीयता नहीं मिलेगी, तो बहुत कुछ टूट जाता है भीतर। हाँ, तो उस आत्मीयता की जरूरत है। मैं अगर आ, इस रूप में लौट पाया, इस रूप में कर पाया, लिख पाया, तो दवा के साथ जो आत्मीयता है, परिवार की, मित्रों की, शुभचिंतकों की, विद्यार्थियों की, सबकी शुभकामनाएं, सबकी आत्मीयता ने मुझे ये ताकत दी। वो मेरी कविता में भी आपने देखा होगा, मैंने जी। ये बात कही है। तो वो सबसे जरूरी है कि मतलब सिर्फ दवा नहीं, आत्मीयता भी, स्नेह और प्रेम भी, वो बहुत जरूरी है। सर, एक चीज और पूछना है। जीवन की इस आपाधापी में, भाग दौड़ में, हमें अपने लिए भी समय कम मिलता है। तो क्या इस कोरोना का जो अकेलापन है वो कितना रचनात्मक है, या मतलब उस नहीं, जब आप दरमियान जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं? नहीं, जब आप कष्ट में रहेंगे, आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो आप जी क्या रचेंगे? देखिए, तो रच गई, इत्तेफाक है, लेकिन बहुत अवसर नहीं होता रचने के लिए। जी जब आपके पास स्वस्थ देह के साथ, स्वस्थ मन के साथ अकेलापन होता है, तब आप कुछ रच पाते हैं। जी एकांत, अकेलापन भी नहीं, एकांत होता है, बल्कि कहना चाहिए कि जी आपका तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और एकांत भी हो। लेकिन तन और मन दोनों अस्वस्थ हैं उस समय, चाहे जितना एकांत हो, वह एकांत भारी लगता है, वो रचनात्मक नहीं लगता है। वो कहीं ना कहीं सर रचनात्मक, ये आरोपित एकांत है। बिल्कुल नहीं, वो रचनात्मकता के विरुद्ध लगता है। आप उसमें रचनात्मक नहीं हो सकते। यह तो एक तरह से कह सकते हैं कि विषाद का गीत है, बस इतना ही तो लिख पाया, इसके अलावा कुछ और जी लिखता तो रचनात्मकता होती ना। ये जी रचनात्मकता का प्रस्फुटन नहीं है, बल्कि यह तो एक तरह से उस दुख का दस्तावेज है, बस इससे अधिक तो कुछ भी नहीं है ना, दुख का सर, यह एक दस्तावेज है। जी, यह बिल्कुल एक जरूरी बात है। और इसी बातचीत पे, क्योंकि अब सर सवाल आ नहीं रहे हैं श्रोताओं ठीक है, के, वो ठीक है। कविताओं के रस में डूबे हुए हैं, तो मैं धागा विमर्श के मंच की ओर से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत देता शुक्रिया, हूँ। बहुत और शुक्रिया। इस कार्यक्रम में मदन कश्यप, बहादुर पटेल जैसे कवि, डॉक्टर सुनीता जैसी आलोचक मौजूद रही हैं। उन सबके प्रति, जो भी इस कार्यक्रम को जिन्होंने सुना, उन सबके प्रति मैं बेहद आभार राज गोहरे भी हैं जी। देता हूँ धागा की ओर से। और आप सब जुड़े, अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।